अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 3 की एक पोएम देखने जा रहे हैं जो थॉमस हार्डी ने लिखी है। अपने ज़माने के एक मशहूर नॉवलिस्ट थे और बहुत इंस्पायर हुए उनसे बहुत से लोग, और कुछ ना कुछ पोएम्स भी लिखी इन्होंने। उन्हीं में से एक आपके सामने ये मौजूद है। 1840s में पैदा हुए थे, तो काफ़ी पुरानी बात है। अच्छा, ये समझ नहीं आता कि ये कुछ बुक 3 के साथ ख़ास मसला है कि जो पोएम्स इन्होंने सेलेक्ट किए हैं वो क्लास 3 के बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी मुझे ओवर एज लग रही हैं। जो कॉन्सेप्ट है ना पोम का, वो क्लास 3 के हिसाब से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वर्ड्स का मसला नहीं है, मसला है कॉन्सेप्ट का कि जो कॉन्सेप्ट बच्चे को देने की कोशिश की जा रही है इसमें, तो वो थोड़ा सा एडवांस्ड है। बहरहाल, अब चूँकि किताबें मौजूद है तो हमको करनी है तो करनी है। तो शुरू करते हैं। देयर इज़ नॉट मच दैट आई कैन डू, फॉर आई हैव नो मनी दैट्स क्वाइट माई ओन। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकूँगा। नॉट मच, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है दैट आई कैन डू जो मैं कर सकूँ। फॉर आई हैव नो मनी दैट्स क्वाइट माई ओन, क्योंकि मेरे पास अपने कोई पैसे नहीं हैं। आई हैव नो मनी दैट्स क्वाइट माई ओन, कि जो मेरे अपने हों। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं जो कि मेरे अपने हों। ठीक है जी। तो स्पोक अप द पिटिंग चाइल्ड, ये बोला था एक तरस खाता हुआ बच्चा। इसका मतलब है कि इस बच्चे से किसी ने कुछ मांगा होगा कि भाई आप मेरी कोई मदद करेंगे। तो उस बच्चे ने जवाब में कहा कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकूँगा क्योंकि मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं हैं। ये कौन बच्चा था? अ लिटिल बॉय विद अ वायलिन। एक छोटा बच्चा था जिसके पास एक वायलिन था। वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बजाया जाता है। देखें, आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा, ये वायलिन बजा रहा है। एट द स्टेशन, अ लिटिल बॉय विद अ वायलिन एट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम इन। ये एक छोटा बच्चा था जो वायलिन लिए खड़ा था स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन आने से पहले की बात है। एट द स्टेशन, ट्रेन पे मौजूद था ये, इससे पहले कि ट्रेन आती है, यानी ट्रेन आने से पहले की बात है। बट आई कैन प्ले माई fiddle टू यू एंड अ नाइस वन टिज एंड गुड इन टोन। लेकिन मैं अपना वायलिन आपको बजा के सुना सकता हूँ। फिडल वायलिन को कहते हैं। लेकिन मैं अपना वायलिन आपको बजा के सुना सकता हूँ और काफ़ी अच्छा है ये। टिज जो है वो इट इज़ को कहा जा रहा है। ठीक है, ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। तो अच्छा है। अ नाइस वन इट इज़ अ वेरी नाइस वायलिन एंड गुड इन टोन, और इसकी आवाज़ भी काफ़ी बेहतर है। ठीक है, टोन का मतलब जो आवाज़ आपको सुनाई देगी इसकी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बाज़ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सस्ते से होते हैं, जब उनको बजाते हैं तो उनकी आवाज़ काफ़ी अजीब भौंडी सी आती है, ख़राब सी आवाज़ आती है, सुनने में मज़ा नहीं आता। अच्छी ट्यून बजाने की कोशिश करो तब भी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होती उसमें से। तो बताना ये चाह रहे हैं कि मेरा वायलिन अच्छा है और उसकी आवाज़ भी अच्छी है। तो मैं आपको ये सुना देता हूँ, मैं आपको कुछ और तो दे नहीं सकता, आप मुझसे मदद माँग रहे हैं। अब मदद माँगने वाला कौन है, आगे पता चलेगा। द मैन इन द हैंडकफ्स स्माइल्ड। तो एक बंदा था, वो जो उससे बात कर रहा था, वो असल में कौन था? वो था मैन इन द हैंडकफ्स, यानी वो कोई मुजरिम था जो कि क़ैद में था। उस पे उसके हाथों पे हथकड़ियाँ लगी हुई थी। तो हथकड़ियों वाले आदमी आदमी मुस्कुराया। इसका मतलब है कोई आदमी था जिसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी थीं। ये लड़का वहाँ कहीं खड़ा था, ये हथकड़ियों वाला आदमी वहाँ से कहीं पास से गुज़रा। तो उसने गुज़रते हुए उससे कहा कि भाई कोई मदद करोगे मेरी? तो उसने जवाब दिया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। हाँ, आप बोलें तो मैं आपको वायलिन सुना देता हूँ, मेरे पास बस यही एक चीज़ है अपनी। तो वो बंदा मुस्कुराया। द कॉन्स्टेबल लुक्ड एंड ही स्माइल्ड टू। और इस बात पे जो इन दोनों की आपस में बात हुई, तो कांस्टेबल जो उस बंदे के साथ होगा, तो ऐसा लगता है कि उस कैदी को ट्रेन के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाया जा रहा है। तो कांस्टेबल के भी उस कैदी के साथ साथ मौजूद है, या हो सकता है उसने एक तरफ से उसका हाथ भी पकड़ा हुआ हो, तो बातों को वाज़ेह तौर पे सुन रहा था वो। तो जो ये सारी बात हुई, उसके बाद बच्चे ने जो जवाब दिया उस पे, वो आदमी तो मुस्कुराया ही, लेकिन कांस्टेबल ने देखा और वो भी मुस्कुराया। कांस्टेबल कौन? पुलिस वाला। एज अ फिडल बिगेन टू ट्वांग। अच्छा, ट्वांग क्या होता है जी? जब आप कोई भी तार वाला इंस्ट्रूमेंट, गिटार या कोई इसी तरह की वायलिन टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो जब उसके तार को आप खींच के छोड़ते हैं, प्लग करते हैं, तो उसमें से टंग करके एक आवाज़ आती है। ठीक है, तो वही आवाज़ है। तो एज अ फिडल बिगेन टू ट्वैंग and the man in the handcuffs suddenly sang.
जैसे ही जो वायलिन था उसने ट्वाइंग करना शुरू किया, यानी उसने बजना शुरू किया, जो हथकड़ियों में आदमी था अचानक उसने भी गाना शुरू कर दिया, विद अ ग्रिमफुल ग्ली। एक बड़ी अजीब सी कैफियत में था वो, उदास भी था और खुश भी। ग्रेमफुल बड़ी उदासी और ग्ली खुशी, एक ऐसी खुशी सी थी जो उदासी में, जैसे कि ऐसा हो ना कि बड़ी बहुत ही मुश्किल में फंसे हों, उसमें कोई थोड़ी सी देर के लिए कोई राहत नसीब आ जाए। तो कैद तो था, जेल तो जा ही रहा था, बड़ी मुसीबतों में था, लेकिन एक अच्छी सी आवाज़ सुनाई दे दी तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, थोड़ी देर के लिए खुश हो गए। तो ग्रेमफुल ग्ली इस सिचुएशन को कहेंगे कि जहाँ वो एक उदास सी खुशी थोड़ी देर के लिए महसूस कर रहा था। तो उसने गाना शुरू किया एक उदास सी खुशी के साथ, और गाना क्या था? दिस लाइफ इज़ सो फ्री इज़ द थिंग फॉर मी। कि ज़िंदगी कितनी आज़ाद है ना, और यही है जो मुझे चाहिए, मेरे लिए तो बस यही काफ़ी है। कितनी अजीब सी बात है कि गाना गाने वाला एक कैदी है, वो गाना गा रहा है तो आज़ादी के लिए गा रहा है कि मेरी ज़िंदगी कितनी आज़ाद है ना, मैं कितना आज़ाद इंसान हूँ कि मुझे कितनी खुशी है कि मैं इतना आज़ाद इंसान हूँ। जो जिस तरह की भी आज़ादी मेरे पास नसीब है, कम से कम इस वक्त ये आज़ादी नसीब है ना कि मुझे कोई गाना सुना रहा है और मुझे सुनने दिया जा रहा है, मुझे कोई म्यूज़िक सुना रहा है, मुझे रोका नहीं जा रहा, मुझे सुनने दिया जा रहा है, तो इसी पे वो खुश हो रहा है, इसी पे शुक्र अदा कर रहा है। तो दिस लाइफ सो फ्री, ज़िंदगी कितनी आज़ाद है, कितनी पुरसुकून है, कितना मज़ेदार है, और यही है जो मेरे लिए है, इज़ द थिंग फॉर मी। एंड द कांस्टेबल स्माइल्ड। तो उसकी बात सुन के वो पुलिस वाला मुस्कुरा दिया, एंड सैड नो वर्ड, और उसने कुछ कुछ नहीं कहा उस जवाब में। एंड इफ एज इफ अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट ही हर्ड, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उसने सुना ही ना हो जो कुछ भी कहा जा रहा हो। अनकॉन्शियस बेहोश को भी कहते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि बिल्कुल महसूस ही नहीं कर रहा, सोच ही नहीं रहा इस बारे में कि उसको क्या सुनाई दे रहा है। एंड सो दे वेंट ऑन टिल द ट्रेन केम इन। तो वो उस वक्त तक गाते रहे, बजाते रहे जब तक कि ट्रेन ना आ गई। द कॉन्विक्ट एंड अ बॉय एंड द कॉन्विक्ट एंड बॉय विद द वायलिन। वो कॉन्विक्ट, वो कैदी, वो मुजरिम, और साथ में वो लड़का जिसके पास वायलिन था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये कुछ लम्हों की आज़ादी थी, वो इमेजिनेटिव आज़ादी थी। ये हो क्या रहा था इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉन्विक्ट, एक कैदी, एक जगह से दूसरी जगह जेल में जाया जा रहा है। ये लाजमी ज़िंदगी उसकी अब ऐसे गुजरनी है कि उसने बड़ी मुश्किल से फंसी फंसी तंग जगहों पे अंधेरों में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो कुछ लम्हों के लिए एक जेल से निकाल के दूसरी जेल जाया जा रहा होगा, तो उसको आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने का मौका नसीब हुआ, और उसी वक्त उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसको उसने कुछ मदद के लिए कहा। तो लड़के ने कहा कि मैं वायलिन सुना सकता हूँ। अब जब वायलिन बजा तो उसी वक्त उसने महसूस किया कि चलो यार, ये चंद लम्हे ही हैं ना मेरे पास आज़ादी के। गो के मैं आज़ाद नहीं हूँ, लेकिन कुछ लम्हे तो हैं ना मेरे पास आज़ादी के, तो क्यों ना मैं इन चंद लम्हों को ही इंजॉय कर लूँ। बजाय इसके कि मैं इन चंद लम्हों में बैठ के भी रोना रो लूँ कि हाय मेरी किस्मत कितनी फूट गई, हाय मैं कितना बेबदकिस्मत हूँ, मैं तो सिर्फ हमेशा मेरे साथ यही होता है, मैं तो बुरा ही होता है। उसने कहा अगर मेरे पास चंद लम्हे ही खुशी के मौजूद हैं तो क्यों ना मैं उन चंद लम्हों का भी शुक्र अदा करूँ और उन चंद लम्हों के को भी इंजॉय कर लूँ। तो उसने इसलिए इस तरह से बात की कि ये चंद लम्हे हैं, मैं इमेजिन करता हूँ, लेट्स सपोज़ कि मेरी पूरी लाइफ ऐसी गुजरती तो कैसा होता। तो सोच के उसने कहा कि ज़िंदगी कितनी आज़ाद सी महसूस हो रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही चाहता हूँ मैं कि ऐसी ज़िंदगी हो आज़ाद सी, मैं गा रहा हूँ, कोई बजा रहा हो, हम ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हों, हंस हंस के बातें कर रहे हों। और एक तो ये कैफियत उसकी थी कि उसने इन चंद लम्हों को एंजॉय करना चाहा। और साथ में जो उसका गार्ड था, उसकी कैफियत क्या थी कि उसने कहा यार, एक बेचारा आदमी जो वैसे ही जेल तो जा ही रहा है, तो ये चंद लम्हे थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर रहा है, तो उसको करने दो, इसके रंग में भंग ना डालो, इसको ज़्यादा तंग ना करो। अभी अभी चाहता तो गार्ड क्या करता कि बच्चे को भी डांट देता, इसकी भी हैंडकफ्स खींच के इसको दूसरी तरफ ले जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ी देर के लिए खुश हो रहा है तो इसको अपनी ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर लेने दो, उसके बाद तो आगे ज़िंदगी में मसले ही मसले हैं। तो इसकी लेसन हमें ये मिलता है इस पूरी फॉर्म से कि जो भी हम जिस भी कंडीशन में हों, अगर कोई ऐसा लम्हा हमें मिले कि जिस लम्हे में हम रुक के थोड़ी देर सांस ले सकते हों, 2-4 मिनट खुश हो सकते हों, तो उसको हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और अपनी माजी की तल्ख़ यादों को लेके बैठ नहीं जाना चाहिए कि हाय मेरे साथ यूँ हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया, हाय मुझे यूँ नहीं मिला, मैं ये नहीं मिला। जो भी उस वक्त मिल गया उसको खुश होकर वसूल कर लेना चाहिए, और फिर जब आगे कुछ होगा तो फिर उस वक्त देखा जाएगा। तो ये थी बात। ठीक है जी, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वेयर आर द कैरेक्टर्स, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर, द कैरेक्टर्स आर एट अ
डैश डैश डैश। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, सवाल जवाब आपने खुद कोशिश करनी है। मैं हिंट दूंगा, आप खुद कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर सवाल जवाब आप मुझे दिखाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि और मैं इसमें बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती। ठीक है, तो पहले लेकिन आपने अपने तौर पे खुद अटेम्प्ट ज़रूर करनी है। वेयर आर द करेक्टर्स आर एट अ, ये तो बहुत बात सी बात है ना। वट आर दे वेटिंग फॉर, दे आर वेटिंग फॉर अ। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंसेस में जवाब मुकम्मल होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन द पोम, देयर आर डैश करेक्टर्स। यार ये तो बहुत ही बच्चों वाला, इसको जवाब मैं बता देता हूँ, है ना, इतना मुश्किल सवाल है, इसका तो बता देता हूँ। देयर आर 3 करेक्टर्स इन द पोएम। Why does the boy play his violin? The boy plays his violin because he has no money, and he plays the violin for earning some money. ये भी आप कह सकते हैं कि बच्चा वायलिन क्यों बजाता है। तो बाद लोग होते हैं ना, स्ट्रीट्स पे खड़े होते हैं, कोई म्यूज़िक बजा रहे होते हैं कि लोग आके उनके पास कुछ पैसे डाल जाएं। तो आप ये जवाब भी दे सकते हैं कि वो बजाता है क्योंकि वो गरीब आदमी है और उसको कोई पैसे डाल के चला जाएगा, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर के लिए म्यूज़िक बजा रहा है। दूसरा जवाब ये भी हो सकता है इसका कि बच्चा म्यूज़िक ये वायलिन इसलिए बजा रहा है क्योंकि कॉन्विक्ट ने उससे कहा था कि उसकी कोई मदद करे, और मदद करने के लिए चूँकि उसके पास पैसे तो थे नहीं, सिर्फ ये वायलिन ही था, तो उसने कहा मैं वायलिन बजा के तुम्हें खुश कर देता हूँ। तो आप ये जवाब लिखना चाहें तो ऐसे जवाब लिख दीजिए। आप लिखिए, आप खुद देखते हैं आप कैसे लिख के देते हैं। विच लाइन टेल अस दैट द कांस्टेबल इग्नोर्स द सिंगिंग एंड म्यूजिक। वो कौन सी लाइनें हैं जिससे हमें पता चलता है कि कांस्टेबल ने कुछ इन बातों को इग्नोर कर दिया, ये गाना वगैरह जो भी हो रहा था। तो देखें ना, ये यहाँ से शुरू होता है। मैं अगर कलर चेंज कर लूँ ज़रा, जी, यहाँ से शुरू होती है ना बात, और ये पूरा चल रहा है। ये 2 लाइनें बता रही हैं हमें कि जिससे पता चलता है। तो इनको आपने लेकिन अपने अल्फाज में लिखना है थोड़ा सा। आप शुरू करना है इस तरह से कि द लाइन्स दैट टेल अस दैट द कांस्टेबल इग्नोर्स द सिंगिंग एंड म्यूजिक आर, इस तरह से शुरू करना है। ठीक है, तो हर सवाल हर जवाब जो है वो रेफरेंस टू द क्वेश्चन बना के करना चाहिए। अच्छा जी, फिर द पोएम कैरीज द थीम ऑफ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस टू पीपल हु आर इन अ डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन। इस पोएम में एक ऐसा थीम है जो कि हमें समझा रहा है कि हमें खुशी फैलानी चाहिए उन लोगों में जो कि किसी न कुछ ऐसी मुश्किल हालात में हो, मुश्किल सिचुएशन में हो। नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू चीयर्ड अप समवन हु यू फेल्ट फॉर सैड। कोई ऐसा वाक़या बताइए जिसमें आपने किसी को खुश किया हो जो कि उस वक़्त उदास हो। अब ये तो आप पूरा ही लिखेंगे। देयर इज़ वन इंसिडेंट इन माय लाइफ व्हेन आई चीयर्ड अप समवन हु वाज सैड, और फिर आगे आप जवाब अपना पूरा लिखिएगा। म्यूज़िक एंड सॉन्ग, अच्छा अब ये नहीं कहिएगा आई नेवर डिड दैट, मैंने तो कभी ज़िंदगी में ऐसा किया ही नहीं, नहीं किया कभी ज़िंदगी में, तो इमेजिन करके लिख दें। जवाब तो लिखना पड़ेगा। म्यूज़िक एंड सॉन्ग ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ जॉय, डिस्कस एंड राइट अबाउट योर फेवरेट सॉन्ग, व्हाई डज इट मेक यू हैप्पी। बहुत से लोगों को म्यूज़िक और सॉन्ग बड़े खुशी पहुंचाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। बहुत से लोग नहीं भी सुनना चाहते, उनको अच्छे नहीं लगते। बहुत से रिलीजन्स म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं, और जैसे हमारे रिलीजन में म्यूज़िक को प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि हमारे रिलीजन के अंदर जो है वो रियलिटी को, रियलिज़म को प्रमोट किया जाता है। तो अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद है तो आप बताइए कि मुझे ये सॉन्ग पसंद है। जैसे कि हमारे यहाँ आपको आप यही बता सकते हैं कि आपको कोई नात पसंद है। अगर आपको कोई हम्द पसंद है आप उसका ज़िक्र भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नशीद पसंद है आप उसका ज़िक्र भी कर सकते हैं, या कोई मिल्ली नगमा पसंद है तो उसका ज़िक्र भी यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इसके जो हमने समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में आई होगी बात। और अगर मज़ीद कुछ सवाल हों, कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिए। ठीक है जी, ओके, फिर इंशाल्लाह किसी और पोएम के साथ, किसी और चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।